का समय था। हम सब लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अपने घरों में कैद रहे और हमने एन मुसीबतों से सामना करते हुए लगभग मैं मानता हूं कि हम अपने विजय की ओर अग्रसर हैं। हम कोरोना की लड़ाई, हम कोरोना को हराकर जीत जाएंगे। पर जैसा डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोगों से चर्चा करने में आता है कि आगे की लाइफ हम लोगों को कोरोना के साथ जीना है। हम लोग लायंस क्लब इंटरनेशनल के सारथी सेवा सिपाही, हम लोग सेवा के कर्मवीर हैं, सेवा के सिपाही हैं, समाज में सेवा के काम करते हैं। आज डॉक्टर सतीश जोशी जी, डॉक्टर भरत रावत जी, डॉक्टर सौरभ मालवीय जी और हमारी अपनी दिल्ली वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट डॉक्टर साधना सुडानी इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें एक दिशा निर्देश देंगे कि हम किस तरह से समाज के लोगों को मोटिवेट करें कि हमें कोरोना के साथ कैसे जीना है। मेरा लायन दोस्तों से अनुरोध है कि हमने कोरोना के जंग में हमने 3 महीने बहुत युद्ध किया, लोगों की मदद की, चाहे वो साइंस के रूप में हो, मेडिकल किट के रूप में हो, लोगों को जीवन उत्थान के लिए उन्हें मदद करना हो। पर आज जो हमारे डॉक्टर्स भाई इस महत्वपूर्ण समय में हमारे साथ जुड़कर फ्यूचर में हमें समाज में कैसे जीना है वो एक राह बताएंगे। हम सब लोग उन चीजों को नोट कर लें। पहले भी आपको मेरी वाणी, मेरे विचार आपके पास हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि फ्यूचर आज हमें कोरोना के साथ जीना है, तो हमें सर्विस लीडर की हमारी भूमिका बदली है कि समाज में जो एक निगेटिव विचार लोगों के बीच में पैदा हो रहे हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा, हम समाज के जागरूक लोग हैं, डॉक्टर्स भाई लोग हमें कुछ सब्जेक्ट बताएंगे किस तरह से हम लोगों को मोटिवेट करें। हमारा काम अब मोटिवेशनल है कि जो लोग कोरोना या मेडिकल साइंस को नहीं समझते हैं उन्हें हम कैसे मोटिवेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, कोरोना से किस तरह से बचना है, अपने बॉडी को किस तरह से चार्ज रखना है, हमारी बॉडी की ह्यूमिडिटी किस तरह से बढ़ी रहे, हमारे खान पान की शैली क्या हो। हम हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स जुड़े हैं, इनसे हमें जो सीखना है उसको लेकर हमें समाज में काम करने के लिए आगे जाना है। उन्हें सभी लाइन साथियों का और विशेष रूप से डॉक्टर सतीश जोशी, साधना सुडानी जी, सौरभ मालवीय जी और डॉक्टर भरत रावत जी, सौरभ भाई और सतीश जोशी से आज इस वेबिनार पर सत्संग हो रहा है। भरत भैया से काफी मुलाकातें हुई हैं। आप सबसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे हम हमारे लायंस डिस्ट्रिक्ट के 32-33 जीवन के संपूर्ण 11-12 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को समाज में प्रेरित कर पाएंगे और कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना के साथ जीने के लिए हम एक नई दिशा दे पाएंगे। उन्हें आप सभी का धन्यवाद, विशेष रूप से हमारी सेकंड वाइस गवर्नर इलेक्ट साधना जी, मनिंदर जी, आपका धन्यवाद और सभी लाइन दोस्तों का उन्हें अभिनंदन है, वंदन है। और मैं चाहूंगा मनिंदर जी कि सभी डॉक्टर्स भाइयों को अपने अपने सब्जेक्ट्स पर बोलने के लिए आमंत्रित करें, हम उनके समय का अधिक से अधिक उपयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय लायन। बहुत बहुत धन्यवाद लायन अजय सिंह सेंगर जी। आपने बहुत ही सारगर्भित ढंग से अपनी बात को हमारे सामने रखा। ये बहुत आवश्यक है कि कोरोना काल में और कोरोना के साथ हमको किस तरह से जीना है, इसको अभी तक हम सब लोग बताते रहे, पर जो अथॉरिटी हैं, जो इस दुनिया में चलते फिरते भगवान हैं, जिनको मैं हमेशा से डॉक्टर्स को मैंने अपना कैरियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शुरू किया था। मैं आज 40 वर्षों से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते करते आज यहाँ तक आया हूँ। मैं हमेशा से डॉक्टर्स को भगवान मानता आया हूँ। और आज जब नहीं, कंसर्न इनसे तो ले ही नहीं सकते ना सर। आज जब इतनी विपत्ति इस दुनिया के ऊपर आई है और जब हम देखते हैं कि जब मंदिर बंद हैं, मस्जिद बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, तो कई लोग पूछते हैं कि ये भगवान कहाँ गए। तब मैं उन्हें बताता हूं कि भगवान पीपीई किट पहनकर मनुष्यों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे डॉक्टरों को सबसे पहले
मैं नमन करता हूं और जो भी हमारे बीच में यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि एक बार करतल ध्वनि से ताली बजाकर हम अपने इन डॉक्टरों को सलाम करें कि जिन्होंने तन मन धन से अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के इस दुनिया के अंदर, इस शहर के अंदर अपनी सेवाएं दी हैं और अपने आप को सच में भगवान तुल्य पूजने लायक बनाया है। मैं ऐसे भगवानों को आज यहाँ पर अपने बीच में पाके बहुत बहुत खुश हूं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा बहुत ही सम्मानीय, हम सबके प्रिय डॉक्टर सौरभ मालवीय को। डॉक्टर सौरभ मालवीय मेरे अपने क्लब के सदस्य भी हैं, लायंस क्लब इंदौर महानगर के। उनकी टॉक शुरू हो इसके पहले मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि मित्रों, थोड़ा समय का हमने जो फ्रेमवर्क रखा है वो 1 घंटे का रखा है, तो सभी को 15-15 मिनट का समय देने के लिए मुझे कहा गया है। तो सब थोड़ा सा अपना 15-15 मिनट के अंदर अपनी सारगर्भित ढंग से यदि बात कहेंगे तो बहुत बहुत दूर तक जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा। मैं और ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सिर्फ आपको सुनना चाहता हूं और मैं डॉक्टर सौरभ मालवीय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात आरंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, नमस्कार। नमस्कार। मैं लायन डॉक्टर सौरभ मालवीय आपके महानगर का ही सदस्य हूं और धन्यवाद लायंस क्लब का जिन्होंने आज प्लेटफॉर्म दिया आज कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में बात करने के लिए। नमस्कार सेंगर साहब, आपको भी धन्यवाद और IMA प्रेसिडेंट जोशी सर और साधना मैडम सेक्रेटरी एंड डॉक्टर रावत का भी मैं नमस्कार वंदन करता हूं। हमने आज से 3 महीने पहले सोचा भी नहीं था कि हम इस टाइप से जूम मीटिंग करेंगे। एक छोटा सा न दिखने वाला एक कीटाणु ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है, पूरी लाइफ बदल दी है। और वो अदृश्य कीटाणु जो है कितनी जाने ले रहा है, कितने इकोनॉमिक लॉस करा दिया है। तो अभी तक जो सरकार ने किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया लॉकडाउन करके, वो जरूरी था, बहुत उचित था कदम। अगर वो नहीं होता तो अनुमान करीब 2 मिलियन डेथ होने के आसार थे इंडिया में, इतना ज्यादा एक अनुमान था। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर साहब की मेडिकल टीम का मेंबर भी हूं, तो सतत 8 अप्रैल से कोविड के लिए लगे हुए हम लोग कि कोविड से कैसे निपटना है, कैसे मैनेजमेंट करना है। शुरू में येलो हॉस्पिटल को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिर धीरे धीरे करके रेड हॉस्पिटल, फिर जनरल, सारा सब कुछ ध्यान रखा गया है। शुरू में जब होता था तो येलो हॉस्पिटल में 600 एडमिशन थे, वो एडमिशन होते होते आज 5 येलो हॉस्पिटल बंद हो गए हैं। इतना सक्सेसफुली इंदौर ने कमांड पाई है। और इंदौर का मॉडल पूरे इंडिया में 4 जो शहर का मॉडल है उस कोविड से लड़ने का, उसको अपना लिया गया है देश में, जयपुर, चेन्नई, बेंगलोर और इंदौर। तो इंदौर में कोरोना से लड़ने में भी हम नंबर 1 बन रहे हैं धीरे धीरे करके। तो अब जैसे ही लॉकडाउन खुला है, अनलॉक 1 हुआ है, तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हमारी मतलब हर इंसान कोरोना योद्धा है आज की तारीख में। डॉक्टर अकेले नहीं है, हर इंसान जो भी है, जो भी मेंबर्स है, जो भी व्यक्ति है, सब कोरोना वॉरियर है, सब कोरोना से लड़ने के। मुझे म्यूट कर दिया है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है आवाज। मुझे किसी ने म्यूट कर दिया था। हाँ, सो हम सब कोरोना वॉरियर है, तो हम वॉरियर ऐसे नहीं बनेंगे। मैं 3 चीजों पे बहुत जोर दूंगा जो सबको पता है। ये 3 चीज पिछले 2 महीने में सबको गहन में घुस गई है कि ये 3 चीज करना ही है, तभी कोरोना से जीतेंगे। लेकिन मैं वो 3 चीज पे फिर से जोर दूंगा, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये 3 चीज अच्छे से नहीं हो रही है, तभी केसेस बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इन्फेक्ट नहीं होते, प्रिंस चार्ल्स इन्फेक्ट नहीं होते, और इतने समृद्ध डेवलप्ड कंट्रीज में इतने डेथ या इतने इन्फेक्शन नहीं होते। ये 3 चीजें, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश और हैंड हाइजीन, ये 3 चीज प्रॉपर तरीके से ही इंपॉर्टेंट है करना। पहली बात, अगर हम बात करें सिर्फ मास्क, अगर सिर्फ हमने मास्क ही लगा लिया और हैंड वॉश नहीं किया प्रॉपर, या डिस्टेंसिंग नहीं करी, तो हम सिर्फ 55% लोगों में कोरोना को बचा सकते हैं।
और अगर सिर्फ हमने मास्क प्लस हैंड वॉश किया हमने, तो हम 91% को कोरोना से बचा सकते हैं प्रॉपरली। और फिजिकल डिस्टेंसिंग मिला लिया इसमें हमने, तो हम 98% तक कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि प्रॉपर तरीके से कोई करता नहीं है, कोई होता नहीं है प्रॉपर तरीके से, उसको करना है अपने को, सभी कर रहे हैं अच्छे से। और अपन ये जूम मीटिंग कर इसलिए रहे हैं कि आप सबको तो पता है, लेकिन आपके जो करीबी हैं, आपके जो सर्वेंट्स आएंगे काम करने ऑफिस में, या वर्कर्स आएंगे, उनको भी बताना है ये कि कैसे करना है। अगर हमने अपने नीचे चेन को बता दिया कि कैसे हैंड वॉश करना है, कैसे मास्क पहनना है, मैंने शब्द दिया मास्क मेंटेनेंस, मास्क को मेंटेन करना है और फिजिकल डिस्टेंसिंग, तो हम ये चेन को फैलाना है आगे, और हम कर पाएंगे। तो हम पहले बात करते हैं मास्क को। आपने देखा होगा मास्क सब पहनते हैं, किसको कौन सा मास्क पहनना चाहिए? हम जो कॉमन है, आम आदमी है, वो कपड़े का कॉटन का मास्क पहन सकता है, लेकिन वो 3 लेयर में या थिक मास्क हो, जिसमें हवा अच्छे से आपके पास हो रही है, सांस में कोई दिक्कत नहीं हो, 3 लेयर का बन गया है। और कम से कम एक व्यक्ति के पास 5 मास्क होना चाहिए, 5। और लगातार पहना है आपने, तो एक मास्क 8 घंटे से ज्यादा नहीं चलता। 8 घंटे के बाद उस मास्क को निकाल के साबुन की बाल्टी में डाल दीजिए। दूसरा मास्क है सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क हॉस्पिटल वर्कर्स को पहनना चाहिए, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क की बात कर रहे हैं हम, और किसी को पहनने की जरूरत नहीं है। वो भी 8 घंटे चलता है, 8 घंटे ज्यादा उसको यूज नहीं करना चाहिए। तीसरा है N95 मास्क। तो N95 मास्क सिर्फ और सिर्फ जो हेल्थ केयर वर्कर जो है, जो कोविड पेशेंट को देख रहे हैं, या जो रिलेटिव्स जो घर वाले हैं जो कोविड पेशेंट से कांटेक्ट में है, उनको पहनना चाहिए N95 मास्क। N95 मास्क आज पूरी दुनिया में होड़ लग गई है, पूरे देश में होड़ लग गई कि सभी N95 मास्क पहनेंगे तो बच जाएंगे। ऐसे गलत है, अकेले उससे भी नहीं बचेंगे। लेकिन ये N95 मास्क उनके लिए छोड़ दें जो कि हेल्थ केयर वर्कर हैं और कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनको यूज करना है। अब बात आ गई मास्क पहनना कैसे है। आप देखेंगे कि मास्क, ये N95 मास्क है, राइट, इसको पहन के ऐसे करके शुरू में हैंड हाइजीन, हाथ साफ करके पहना है, और इसके ऊपर एक मेटल पीस है। ये मेटल पीस का ध्यान रखिएगा, ये मेटल पीस को फिट करना होता है, नोज पे लगाना होता है। और इसमें क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगाने के बाद आप पीछे लगा लीजिए और ये नीचे लगा लीजिए, ठीक है। अब ये करना क्यों है जरूरी? इसलिए कि एयर लीक नहीं होना चाहिए। पीछे टाइट, डोरी को टाइट कर ले, और आसपास एयर लीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक लगा दिया, दूसरा लगाया नहीं। कितने आप देखेंगे तो ये लटका हुआ है मास्क। अब ये लगा दिया तो बार बार लगाने के बाद बार बार, मैं तो अभी लगा रहा हूँ क्योंकि हैंड सैनिटाइज किया होता है मास्क के लिए, आगे हाथ नहीं लगाना है। कितनी बार एक इंसान 1 मिनट में 20 बार फेस पे हाथ लगाता है। एक इंसान कम से कम 20 बार चेहरे पे हाथ लगाता है। तो क्या करते हैं कि मास्क को बार बार छूते रहते हैं, ऐसे ऐसे, सांस नहीं आ रही तो नीचे कर लिया। ये भी बिल्कुल गलत है। मास्क को जब भी पकड़ना है डोरी से पकड़ना है, तो डोरी से पकड़ के खोलना है मास्क। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं, पानी पीना होता है तो मास्क को नीचे कर लिया और ऊपर से पानी पी लिया, या खाना खाना हो मास्क को नीचे लटका के खाना खा लिया। ये बिल्कुल नहीं करें। ये अगर किसी के आप कांटेक्ट में आए हैं तो ये पूरे एरिया सतह पे वायरस जम गया है, वायरस सतह पे आ गया है। अगर हमने इसको ध्यान नहीं रखा तो ये और डेंजरस हो गया है। तो इसलिए हमको ये सब काम नहीं करना है। एयर लीक का ध्यान रखें, मास्क से कहीं लीक नहीं हो, इसका ध्यान रखें। और निकालने वक्त ये डोरी पकड़ के निकालना है मास्क। है यार, मतलब 26,000 आगे से निकालना है, कुछ लोग आगे से निकाल लेते हैं। ये आप अपने वर्कर्स जो भी है, मेड है, जो भी आपसे कॉन्टेक्ट वाले जो नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनको ऐसी चीज बताएंगे। और अच्छा, मास्क को लोग सोचते हैं कि एक मास्क को अपन सर्जिकल मास्क या N95 मास्क को सैनिटाइज कर देते हैं। मास्क को गीला नहीं करना है, गीला करने से मास्क खराब हो जाता है। सैनिटाइजर का उपयोग ना करें मास्क के लिए, उससे मास्क खराब हो जाता है। N95 मास्क धूप में रख देते हैं कुछ लोग, सर्जिकल मास्क धूप में भी नहीं रखना चाहिए N95 मास्क, उससे खराब हो जाता है। बेस्ट है ट्रिपल लेयर कपड़े का मास्क हो, अच्छा आपका कॉटन का, वो आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है। और मास्क का उपयोग हमेशा करना है अपने को। अब बात आती है हैंड वॉश की। तो हैंड वॉश और हैंड रब, ये 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाला हैंड रब है, ये यूज कर सकते हैं। या हैंड वॉश तो 20 सेकंड सबको पता है, 20 सेकंड तक करना है। और हैंड वॉश 40 सेकंड तक कर सकते हैं। अब इसके 7 स्टेप्स होती है।
मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। पाम टू पाम, पाम टू बैक, दोनों हाथों में, फिंगर टू पाम, थंब, नेल्स को आखिरी में सब भूल जाते हैं, नेल्स को भी नेल्स में बहुत सारे कण छिपे रहते हैं, ये नेल दोनों हाथों का, और कोशिश करें कि रिस्ट तक ले ले आप उसको। तो ये 7 स्टेप्स हैं हैंड वॉश करने के, हर बार करना है। कब कब करना है? अगर किसी ने चेहरे को छू लिया, मास्क पहना हो चाहे नहीं पहना हो, किसी ने डोर हैंडल को छू लिया या टेबल को छू लिया या आपके सराउंडिंग में छू लिया, कहीं आप घर से बाहर निकले, स्पेशली ध्यान रखते हैं जब आप घर से बाहर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो मेडिकल शॉप में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, कोई भी दवा दुकान पे जा रहे हैं या किराना शॉप पे जा रहे हैं, चश्मे की दुकान पे जा रहे हैं, तो तब भी आपको जहां भी छूओगे सतह को, कोई भी सतह को छुएंगे तो आपको हैंड वॉश या हैंड रब करना है। अब हैंड वॉश हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो ऊपर के पॉकेट में एक छोटा सा सैनिटाइजर रख लें, उसको बार बार उससे साफ करना है। ये 3 चीज, और साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में बात करते हैं, ये 3 चीज मिलके हम 98% तक रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी कोरोना फैल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये 3 चीजों से में कहीं चूक हो रही है, कहीं बेसिक चूक हो रही है सबसे, तभी ये प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इन्फेक्शन, और बहुत फैल रहा है। और मैं पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है 4-5 दिन से मैं शहर को देख रहा हूँ, कोई मतलब आप मान के चले 60% पॉपुलेशन ये प्रॉपर 3 चीज ढंग से नहीं कर रही है, मास्क, हैंड वॉश और डिस्टेंसिंग। कोई भी बात करते हैं तो क्राउड में खड़े हो जाते हैं आपस में, पता नहीं क्या की जल्दबाजी है। तो ये आपको भी अपने जो भी रिलेटिव से फ्रेंड्स हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको बताना है प्लीज मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग 2 मीटर क्यों जरूरी है? क्योंकि ड्रॉपलेट्स ये फोमाइट्स के थ्रू ये एयर ड्रॉपलेट्स निकलता है, 1.8 मीटर तक जा सकता है। जो भारी ड्रॉपलेट है 5 माइक्रोन से कम वाला, ज्यादा वाला, वो तो 1 मीटर तक जाएगा, लेकिन जो 5 माइक्रोन से हल्का वाला है वो 1.8 मीटर तक जा सकता है। तो 2 गज दूरी, 2 हाथ की दूरी ये सफिशिएंट है फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए। तो ये 3 चीज अगर अपन ने कर लिया तो हम अच्छे से 98% तक कोरोना से जी सकते हैं। और क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम इस कोरोना से, तो आदमी कंप्लेसेंट हो जाता है, एक आदमी लापरवाह हो जाता है, कब तक करूंगा ये चीजें, कब तक फॉलो करूंगा, कहीं एक चूक भारी पड़ जाती है, अपने को एक्सीडेंट हो जाता है। तो जैसे आदमी नया गाड़ी चलाना सीखता है, गाड़ी चलाने के बाद प्रॉपर चलाता है गाड़ी, और एक चूक से नींद आने से रात को एक्सीडेंट हो जाते हैं गाड़ी चलाते वक्त। ऐसे ही हम कोरोना से आगे बढ़ने के लिए हम सीख रहे हैं, मास्क पहन के सीख रहे हैं, हैंड वॉश करके सीख रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग करके सीख रहे हैं। अब इसको सीखते सीखते परफेक्ट होना है और इसी से हमको लड़ना है और गाड़ी आगे बढ़ानी है। तो मेरा मेन था प्रिवेंशन, प्रिकॉशंस। अगर समय है तो मैं कुछ बातों पे और ध्यान बात करना चाहूंगा। मैं कलेक्टर साहब की जो टीम है, जिसने नगर निगम ने ये सारे बनाए हैं एप्स, अपने वीडियोस और जिंगल्स, रेडियो जिंगल्स, सब्जियों के लिए, मिल्क के लिए, ग्रोसरीज के लिए, वो सर ने मेरे को ही सुपरविजन में रखा था कि आप ही आपका माइक बंद हो गया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही शायद आप। हाँ, सब्जियों के बारे में सिंह साहब समय है अपने पास? हाँ सर, 2-3 मिनट ले लीजिए और। तो सब्जियों के बहुत से लोग मैंने देखा है कि साबुन से धोने लग जाते हैं या ब्लीचिंग पाउडर से धोने लग जाते हैं। ये सब बिल्कुल डेंजरस है, ये नहीं करना है। मैंने काफी मटेरियल ढूंढा है, काफी रिसर्च की है, काफी नेट पे देखा है। तो सबसे अच्छा सॉल्ट है, सॉल्ट, नमक, सॉल्ट और लेमन भी हो सकता है, नमक और नींबू या विनेगर। ये 3 चीज से कोरोना का वायरस मर सकता है। बाकी पोटेशियम परमैंगनेट कुछ लोग यूज करते हैं, उससे कोरोना वायरस नहीं मरता, उससे बैक्टीरिया मर सकते हैं। बेकिंग सोडा से नहीं मरता, कुछ लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं। तो 15 मिनट नमक के पानी में सब्जी डाल दीजिए और उसके बाद रनिंग वाटर से धो लीजिए, सब्जी हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी हो। अब बात आती है ग्रोसरीज की। तो ग्रोसरीज में अगर कार्डबोर्ड पे आया है, आपको पैक होके आया है, तो उस कार्डबोर्ड को कोने में रख दीजिए, एक कोने में कहीं पे रखा रहेगा 24 घंटे तक, और उसके बाद नेक्स्ट डे लीजिए, क्योंकि 24 घंटे तक गत्ते पे रह सकता है वायरस। प्लास्टिक मटेरियल, स्टेनलेस स्टील, इस पे 5 से 7 दिन तक रह सकता है। प्रिंटिंग पेपर पे 3 घंटे तक रह सकता है। तो ये वायरस इस हिसाब से अपने को ध्यान रखना है इस चीज के लिए।
और दूसरी बात, हम बात करें जस्ट कि अपने घर में मेड आ रही है, सर्वेंट आ रहा है, ऑफिस में कोई आ रहा है, तो एक क्वेश्चनर फॉर्म करें आप। सबसे पहले बाहर रखना ही है आपने आपको सैनिटाइजर, कोई भी घर में आ रहा है तो सैनिटाइज कर रहा है उसका हाथ, एंड ही शुड सैनिटाइज द हैंड्स। सेकेंडली 6 पॉइंट का क्वेश्चन होना चाहिए। आपको बुखार तो नहीं आ रहा है, सर्दी तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, बदन दर्द तो नहीं कर रहा है, हेडेक तो नहीं है, सांस तो नहीं फूल रही है। ये 6 क्वेश्चंस का आपको एक प्रिंट करके रख दीजिए घर के बाहर या घर अपने ऑफिस के बाहर या दुकान पे। अगर किसी को ये 6 चीज हो रही है तो उसको एंटरटेन न करें, उनको मना कर दें आने के लिए, और क्योंकि ये चीज लोग छुपा भी सकते हैं और इसका ध्यान जरूर रखना है अपने को। अगर अगर इसका इन चीजों का हमने अच्छे से पालन कर लिया, अच्छे से ध्यान रख लिया, तो मैं समझता हूँ कि हम 98% तक इसको जीत जाएंगे, इस कोरोना को। फिर भी अगर उनसे ये भी एक पॉइंट पूछते हैं कि आपके घर में तो किसी को नहीं, आपके कांटेक्ट में तो किसी को सिम्टम नहीं है, क्योंकि 80% ऑलमोस्ट 80% माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं पेशेंट्स, तो उनको भी एक ध्यान रखना है अपने को कि कहीं वो तो नहीं हो रहे हैं। साथ में मान लीजिए ड्राइवर्स हो, कार्स हो, अब समय के अभाव में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट हाँ कार में भी आपको 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड स्प्रे करना है, डिसइंफेक्ट करना है। डोर्स की सैंडल्स, ये सब कार में भी आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। आपकी आवाज फिर बंद हो गई सर। प्रॉपर इसका डिस्पोजेबल होना चाहिए, इसके लिए क्लोज डस्टबिन होना चाहिए। अपने ऑफिस में, घर में मास्क के लिए एक क्लोज डस्टबिन में डालें, मास्क को ओपनली किसी पे कहीं भी नहीं रखें। एक छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी जानकारी, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना है और रीइंफोर्स करना है बार बार अपने मन में कि हमको ऐसे ही जीना है। घर वालों को, बच्चों को भी ट्रेन करना पड़ेगा इस चीज के लिए, मेड को ट्रेन करना पड़ेगा, ड्राइवर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। इन 3 बातों पे ही रीइंफोर्स करना पड़ेगा। तो मेरा इन्फोर्समेंट यही है। मैं अपने शब्द अब अपना स्पीच वापस लेता हूँ, मैं यही रुकता हूँ, क्योंकि I thought कि I should talk on these 3 only. Everyone knows, सभी को पता है ये 3 बातें, लेकिन मैंने सोचा कि इसको रीइंफोर्स किया जाए। और मैं धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इन 3 बातों पे बात करने के लिए। आगे लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेंगे, सबकी स्पीच हो जाए उसके बाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मालवीय। मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि 15 मिनट का टाइम इनजस्टिस है हम सबके साथ, क्योंकि आप इतना अच्छी तरह से बता रहे थे, और मैं चाहता हूं कि हम इसको एक बार फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आपको कम से कम 1.25 घंटे का समय मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इतने की पर्सन हैं जो कि मैनेजमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और आपकी एक एक एडवाइस पूरे देश के लिए, पूरे सबके लिए बहुत कीमती है। पर चूंकि आज हमने इसको ऐसा कुछ प्लानिंग किया था कि हम 15 से 20 मिनट का समय देंगे, तो आपने अपने बात अपने समय पे खत्म की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आशा के साथ कि हम एक बार फिर से मिलेंगे, अब मैं बुलाता हूं बहुत प्रतिष्ठित कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत रावत को। आप कई मंचों से बोलते रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मैंने आपको प्रत्यक्ष भी सुना है, और आप जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से मेरे ख्याल से अपने आप में एक अद्भुत चीज है। आपका टॉपिक है लिव केयरफुली एंड एंजॉय जॉयफुली, बहुत प्यारा टॉपिक है, और मैं डॉक्टर रावत को आमंत्रित करता हूं। आपका समय शुरू होता है सर, आप अपनी बात चालू करें। और मैं 1 मिनट सर, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि मैंने पार्टिसिपेंट्स को ये मौका दिया हुआ है कि आप अपना ऑडियो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, पर प्लीज सब अपना अपना ऑडियो म्यूट रखें, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी बात कर रहे हैं। हम आखिरी में कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो पूछेंगे। प्लीज अपना अपना सभी ऑडियो म्यूट रखें, प्लीज। डॉक्टर भरत रावत। नमस्कार। नमस्कार सर। ये म्यूट अब हुआ है ना। डॉक्टर सौरभ मालवीय ने दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से आपको सब काफी कुछ समझाया है। तो जो केयरफुल लिविंग वाली बात है वो बहुत सारी हो गई है, और जॉयफुल लिविंग वाली बात भी पे कुछ हम चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा सुबह आपने शुरू में देख ही लिया है कि मेरे पे एक थोड़ा सा एक भार और पहले से एक अपेक्षा की भावना इन्होंने जागृत कर दी है।
तो मैं कोशिश करूंगा कि आप ज्यादा बोर ना हो। दोस्तों, जब मुझे याद आता है जब हमारी शादी हुई थी, तब लोगों ने बहुत डराया था कि यार तुम्हारे बीवी आ जाएगी, तुम बीवी से जीत नहीं पाओगे, कैसे उसको हैंडल करोगे, तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल होने वाला। हम बहुत डर गए थे दोस्तों, और हमने कहा नहीं यार, कैसे भी उसको हरा ही देंगे, कैसे भी निपटा देंगे, डोंट वरी। 27 साल हो गए दोस्तों, हराने की तो छोड़ो, उसमें हम ही निपट गए, लेकिन 27 साल से जी रहे हैं साथ में, और ठीक से ही जी रहे हैं दोस्तों। मैं अपने जब बच्चों से मिलता हूं तो मेरे बच्चे मुझे यही कहते हैं, पापा यही आपकी जीत है कि आप अभी तक साथ में हैं और साथ में जी रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों, ये कहानी कोरोना की कहानी से थोड़ी मिलती जुलती है। हम उसे हरा पाए या ना हरा पाए, उसे निपटा पाए या ना निपटा पाए, अगर हम साथ में सुरक्षित और जॉयफुली और केयरफुली जी पाए तो यही हमारी जीत रहेगी दोस्तों। क्योंकि ये निसंदेह कोई 100 मीटर की स्प्रिंट रेस नहीं है ये जीत, ये तो एक मैराथन है। हमने देख ही लिया, जैसे डॉक्टर सौरभ ने बताया आपको, पहला केस जनवरी में शुरू हुआ था, तो देखिए 4 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये और भी कई महीनों तक या शायद 1 साल 2 साल तक भी चल सकता है। तो इसलिए हमको ये बात बहुत अच्छा टॉपिक है कि इसके साथ कैसे जिए, केयरफुली और जॉयफुली। डॉक्टर सौरभ मालवीय हमारे अच्छे साथी हैं, मेरे तो भाई है, और उन्होंने इतना अच्छा बताया, ये जो उन्होंने मंत्र बताया ना, उसको MDH करके आप याद रख सकते हैं। वो एक मसालों की कंपनी है ना, बुजुर्ग एक व्यक्ति आते हैं जो उनका एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, तो मैं उसे कहता हूँ कि उसको, उसी को, जो डॉक्टर सौरभ मालवीय की जो बातें हैं, उन्हीं को MDH, M का मतलब मास्क, D मतलब डिस्टेंसिंग, और H मतलब हैंड हाइजीन। तो उन बुजुर्ग व्यक्ति को याद करिए और MDH का याद करिए, और वो उसी का मसाले से आप कोरोना का ध्यान रखें, प्रिकॉशन पे रहें, और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए मददगार हो सकता है। एक 100 साल पुरानी प्रेयर है दोस्तों, उसको हमें ना सेरेनिटी प्रेयर कहते हैं। सेरेनिटी प्रेयर का मतलब यह है कि हे ईश्वर, तुम मुझे इतनी ताकत दो, जो चीजें मैं बदल सकूं उन्हें बदल पाऊं, और इतनी सहन शक्ति दो, इतनी सेरेनिटी दो कि जिन्हें ना बदल सकूं, और इतनी बुद्धि भी दो, इतना विजडम भी दो कि इसको डिफरेंशिएट कर सकूं कि किसे बदलना है और किसे स्वीकार करना है। दोस्तों, हमें भी ये चीज का ध्यान रखना है, और सेरेनिटी प्रेयर का मुझे लगता है इस वक्त प्रार्थना का बहुत हम फायदा उठा सकते हैं, और हमें ये सोचना चाहिए कि ये चीजें हम बदल सकते हैं, ये हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और ये चीजें हमें स्वीकार करनी है। और सरकार अगर हमारी ये पाबंदियां हटा भी दे तो भी हमें बेवकूफियां नहीं करनी है, मूर्खताएं नहीं करनी है, और अपने प्रिकॉशन, सेल्फ डिसिप्लिन तो हमको कंटिन्यू रखना है। दोस्तों, 6000 मृत्यु होती है प्रतिदिन दिल के दौरे से। हार्ट अटैक जो है ना, उससे प्रतिदिन करीब 6000 व्यक्तियों की जान जाती है। पिछले 100 दिनों में कोरोना से हमारे पूरे देश में करीब 5000 लोगों की, 6000 लोगों की मृत्यु हुई है 100 दिनों में। तो 100 दिनों में 6000 लोगों की मृत्यु, और प्रत्येक दिन 6000 लोगों की मृत्यु होती है हृदयघात से। इसका मतलब और भी गम है जमाने में कोरोना के सिवाय, है ना। तो ऐसा नहीं हो कि हम बाकी चीजों पे ध्यान न दें, हमको बाकी चीजों का भी, अपनी सेहत का, अपने मूड का, अपनी लाइफस्टाइल का पूरा ध्यान देना चाहिए। ये तो बेशक पक्की बात है, जैसे डॉक्टर सौरभ ने बताया कि ये कांटेक्ट से बढ़ती है। तो हमको अपनी सारी वर्किंग प्लेसेस पे दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है कि जो सिर्फ हम जो ये जो आप टेम्परेचर चेक करते हैं ना गेट पे, थर्मल टेम्परेचर, उससे बहुत थोड़ी सी बात पता पड़ती है। लेकिन हम ये क्यों ना करें कि अपने दुकान पे, अपने ऑफिस में हम लोग सबको ये सिखा दें कि यार किसी की भी तबीयत खराब हो तो वो दूसरे लोग, हम उसको जरूर से तुरंत हम बता दें कि भैया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वो हाथ ऊंचा करें, और जो भी सेंट्रल आदमी है उसे इन्फॉर्म करें कि भाई कमजोर कड़ी कौन। मतलब एक व्यक्ति अगर बीमार है तो पूरा ऑफिस, पूरी दुकान, सारे स्टाफ, फैक्ट्री के कर्मचारी सब बीमार पड़ सकते हैं। तो हर व्यक्ति को जागरूक होना है, और हर व्यक्ति को ये चीज पहले से आप समझा दीजिए। अगर आपके यहाँ 10 लोग काम करते हैं तो आप अनाउंस कर दीजिए कि भाई आपको कभी भी कोई व्यक्ति खांसता हुआ, बीमार, बुखार सा ऐसा लग रहा है तो उसको छुपाए नहीं। अगर वो छुपा रहा है तो कम से कम आप हमको बता दें, और हम आपका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन
अगर आप समय पे बता दोगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो कमजोर कड़ी कौन, इस चीज का हमको ध्यान रखना ही चाहिए। हेलो, हाँ जी, रश्मि जी, चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। बोलिए बोलिए सर। तो अब दोस्तों जॉयफुली जब जीने की बात आती है, जो मेरा मुख्य आज मैं इस पे बोलना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि अभी तक हम जैसे कितनी बार थ्योरी की बात करते हैं ना, पुस्तकें पढ़ी हुई है हमने बहुत सारी अच्छे अच्छे व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, बड़ी आध्यात्मिक बातें करते हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रैक्टिकल का समय है, अब थ्योरी हो गई, ये प्रैक्टिकल है। अब हमको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। बोल तो बहुत लिया, अब हमारे मम्मी पापा, हमारे बच्चे, हमारे स्पाउस, अब ये सब हमको देख रहे हैं कि हम इस मुसीबतों के क्षणों में क्या कर रहे हैं। आपका बच्चा देख रहा है दोस्तों, आपके स्टाफ देख रहे हैं, अरे यार ये सज्जन तो हमेशा बड़े खुश दिखते थे, स्थिर रहते थे, अब क्या हो गया इनको। तो दोस्तों क्यों ना हम एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करें और हम उनकी यादों के अंदर, आपके बच्चे हमेशा याद रखेंगे इस बात को कि मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने ये दुख के क्षण, ये तकलीफों के मोमेंट्स को कैसे जिया था। तो आओ हम उनको प्रैक्टिकली जी के बताएं कि इतनी अप्रत्याशित प्रॉब्लम्स के बावजूद बिजनेस में घाटा हो रहा है, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, सबको हमको सैलरी देनी है, इतनी तकलीफें हो रही हैं, उसके बाद भी पिताजी जो हैं वो कितने स्थिर हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का आप समय है, थ्योरी बहुत कर ली हमने। दोस्तों एक छोटी सी मैं आपको किस्सा सुनाता हूं और इससे आपको मेरी बात समझ में आएगी। हमारे नेपाल में 18 साल काम किया हमने। काठमांडू में एक बहुत फेमस कॉफी शॉप थी, बहुत दूर दूर से वहां पे लोग बाग कॉफी पीने आते थे। तो एक बार क्या हुआ दोस्तों कि उस कॉफी वाले का सुबह से सिर दुखने लगा, तो सामने वाली दवाई की दुकान पे गया कि चलो मैं दवाई लेके आता हूँ, सिर दुख रहा है। वहां पे दुकानदार नहीं था, तो बच्चे से पूछा भाई तुम्हारा दुकानदार कहाँ है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि उनका सुबह से सिर दुख रहा था, तो वो कॉफी की दुकान पे कॉफी पीने गए। देखिए दोस्तों, कॉफी वाला दवाई की दुकान पे जा रहा है, दवाई की दुकान वाला कॉफी की दुकान पे जा रहा है। और अब आप ये देखिए कि जब वो लौट के आ रहा था, तो वो पीछे जो कॉफी पी रहा था उसको उसने पीछे से धक्का दिया, तो उसके हाथ से कॉफी छलक गई। अब मेरा आपसे प्रश्न है, आप मुझे बताएं उस कप में से कॉफी क्यों छलकी? उसने उस कप को ठीक से नहीं पकड़ा था, या पीछे से किसी ने धक्का दे दिया? दोस्तों उस कप से कॉफी इसलिए छलकी क्योंकि उस कप में कॉफी थी, और दूध होता तो दूध छलकता, और पानी होता तो पानी छलकता। जब सब कुछ ठीक है दोस्तों, तो खुश रहना और सुंदर दिखना बहुत आसान है। मजे की बात तब है जब पीछे से धक्का लगे, जब कोई परेशानी आए, तब हमारी असलियत सामने आएगी, तब पता पड़ेगा हम क्या लेके घूम रहे थे। आज की घड़ी में पता पड़ेगा हम क्या लेके घूम रहे। इतने समय तक हमने मुखौटा लगा के रखा था, अब जॉयफुली जी सकते हैं क्या? अब स्थिरता के भाव से जी सकते हैं क्या? अब बिना चिड़चिड़ापन के जी सकते हैं क्या? अब बिना चोरी करे जी सकते हैं क्या? ये सब हमारे मम्मी पापा, हमारे स्पाउस और हमारे बच्चे और हमारे स्टाफ हमको देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं, और हमको उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट करना है। एक और छोटी सी बात बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सब हम पे निर्भर करता है कि हम उसको कैसे लें। एक बहुत कड़क धूप में एक छोटी सी बच्ची पहाड़ पे चढ़ रही थी, और उसी पहाड़ पे दूसरी तरफ से एक साधु बाबा बहुत सारी किताबों का बोझा लिए अपने शिष्यों के साथ चढ़ रहे थे, और बहुत धूप थी, पसीना था, थक गए थे। तो उन साधु ने देखा कि अरे एक छोटी सी लड़की एक बच्चे को गोदी में लेके जा रही है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे हम तो इतने बड़े होके थक रहे हैं, ये कैसे चल रही है। तो उस बालिका के पास गए, उस बालिका से उन्होंने पूछा कि अरे देखो, इतनी कड़क धूप के अंदर तुम ये बोझा कैसे लेके चल रही हो, तुम तो बहुत थक गई होंगी। तो उस बालिका ने दोस्तों बड़े स्माइल से, मासूमियत से उस साधु को कहा, साधु जी बोझा तो आप लेके बैठे हुए हैं, जो किताबों का बोझा है, ये तो मेरा भाई है, ये बोझा नहीं है। इतनी धूप में मैं इस अपने भाई को लेके चल रही हूँ, बोझा आपने उठा रखा है। तो हम इस चीज को किस तरह से लेते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। अगर इस वक्त आप स्थिर रहे, इस वक्त आप जीवित रहे, इस वक्त आपने अपना बिजनेस नहीं तोड़ा, इस वक्त आप कैसे भी निकाल लिया, तो हो सकता है बहुत सारे दूसरे कॉम्पिटिटर्स से
आप आगे सर्वाइव करके आगे बढ़ जाएंगे। तो क्यों ना हम अपने सारे स्टाफ को और अपने घर वालों को और बच्चों को प्रेरित करें इन बातों से कि जॉयफुली जिएंगे, टूटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, गलत काम नहीं करेंगे और स्टे करके दिखाएंगे, जीवित रह के दिखाएंगे, सर्वाइव करके दिखाएंगे। जॉयफुली का मतलब ही यह है कि हम जो चीज है उसको स्वीकार कर रहे हैं। वी आर सरेंडरिंग टू द करंट मोमेंट। जो चीज है मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। मेरी प्रतियोगिता सिर्फ मुझसे है। कल जहां था उससे बेहतर करने की प्रयास कर रहा हूं और इधर उधर नहीं सोच रहा हूं, डरावा नहीं हूं और डर के कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूं। और अंत में मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूं कि हम इसी तरह से जिएं, खुद भी जॉयफुली और दूसरों को भी जॉयफुली रखें। ना खुद डरे ना दूसरों को डराएं, ना खुद गलत काम करें ना दूसरों को, और भड़काऊ मैसेजेस भी एक दूसरे को फॉरवर्ड ना करें। हम है ना ऐसे टीवी के मैसेजेस, ऐसे टीवी के चैनल्स और ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस एक दूसरे को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं। खुद का बीपी बढ़ाओ, दूसरों का बीपी बढ़ाओ, उससे क्या फायदा है? जब आप क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को पीठ के पीछे, उससे कुछ फायदा नहीं है। ये बीमारियों को बुलाने के अच्छे साधन है। असली बात तो यह है कि हम इस चीज को समझें कि जो चीज है हम उसको स्वीकार कर रहे हैं और हमने इस चीज को मान लिया है कि भगवान ने ये गुगली फेंकी है और हम इसको एक अच्छे प्रैक्टिकल के रूप में स्वीकार करेंगे। आखिर में अच्छी जो रिचनेस है, जो ट्रू रिचनेस है, वो इसी बात में है कि अब मैं छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होता हूँ। जब चाहता हूं तब सोता हूँ, जब चाहता हूं तब उठता हूँ, जब चाहता हूं तब खाता हूं, जो चाहता हूं वो खाता हूं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वो कहते हैं ना, आप जब आपकी यार उसने तो बहुत तरक्की कर ली, तो तरक्की का मतलब यही नहीं है दोस्तों कि एक और दुकान, एक और फैक्ट्री और हमने ज्यादा माल बचाना बेचना शुरू कर दिया। तरक्की इस चीज की भी तरक्की हो सकती है कि जब चाहता हूं तब उठता हूं, जब चाहता हूं तब सोता हूं, जो चाहता हूं वो खाता हूं, वो भी तरक्की है। वो तरक्की कब होगी हमारी लाइफ में? अंत में दोस्तों, आप दिल का डॉक्टर हूं, दिल का ध्यान रखिए। स्पेशल जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी बातों से, ये जो बीपी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, मैं कहता हूं शरीर का ब्लड प्रेशर मेरे लिए आपको ट्रीट करना बहुत आसान है। मन का ब्लड प्रेशर भी ठीक रखना। मन का ब्लड प्रेशर ठीक रखेंगे ना तो ये ठीक रहेगा। MADE अंग्रेजी का ये शब्द हो सकता है आपके दिल के लिए एक बहुत अच्छा मंत्र। और M का मतलब है मेंटल रिलैक्सेशन, A का मतलब है अवॉइड एडिक्शन, D का मतलब है डाइट कंट्रोल और E का मतलब एक्सरसाइज। इन 4 चीजों का ध्यान रखें दोस्तों। अपने आप से रात को सोते समय ये प्रश्न पूछें, हैव आई मेड माई डे? क्या मैंने आज का दिन सफल बनाया? MADE। M मेंटल रिलैक्सेशन, आज मैं दिन में 8-10 बार हंसा था, आज मैंने गुस्सा नहीं किया, आज मैं चिड़चिड़ नहीं करता था, अब मैं स्थिर रहता हूं। जब आप किसी की एब्सेंस में उसकी बुराई करते हैं हमसे, तो मुझे ये तो नहीं पता पड़ता कि वो कैसे हैं, मुझे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि आप कैसे हो। तो हम बुराइयां ना करें, पीछे से चिड़चिड़ ना करें, गुस्सा ना करें। दैट इज M। प्राणायाम करें, दिन में 8-10 बार हंस लें। A इज अवॉइड एडिक्शन। किसी भी तरह का एडिक्शन ना रखें, उसमें मोबाइल का एडिक्शन भी शामिल है। अगर आपने गुटखा और तंबाकू छोड़ दिया है तो अब मत शुरू करिए वापस। और D इज डाइट कंट्रोल। और डाइट पे मैं किसी और दिन बात कर सकते हैं। डाइट से मेरा तात्पर्य घर का बना हुआ खाएं। और आप सब कहेंगे कि हम घर का ही खाते हैं और झूठ कहेंगे। ब्रेड घर की नहीं है, बिस्किट घर के नहीं है, सेव नमकीन घर की नहीं है, केचप का सॉस घर का नहीं है, मिठाइयों के डिब्बे घर के नहीं होते हैं, नुक्ती के रायते की नुक्ती शायद घर की नहीं है, बहुत सारी चीजें घर की नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर में खाओ, मैं कहता हूँ घर का बना हुआ खाओ। तो घर का बना हुआ मतलब ब्रेड घर की बनी हुई नहीं है, बिस्किट घर के बने हुए नहीं है, सेव नमकीन घर की बनी हुई खाए। तो वो हो गया D डाइट। और महिलाओं से खास करके मेरा निवेदन है, सासुओं से, कि अपने जवाइयों को और अपने जियाजियों को खिला खिला के बीमार करने का प्रयास मत करो। ये आपका प्यार नहीं है। जियाजी खाई लो, मेरे हाथ से तो एक लड्डू और खाई लो। अरे आपने बेटी दी है, बहू दी है, उसको क्यों खिला खिला के मारने का प्रयास? ये प्यार नहीं है, ये अज्ञानता है। आप सालियों से पूछिए, आपकी साली ने कभी आज तक ककड़ी खिलाई अपने हाथ से? जियाजी मैंने सूप बनाया, सूप खाओ, मेरे हाथ का सूप पीजिए, लड्डू खाओ, बाफला खाओ। तो हम इन चीजों का ध्यान रखें। D। और अंत में एक्सरसाइज, MADE। नियमित एक्सरसाइज करें दोस्तों। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें।
रात का खाना जल्दी खाएं, शाम को 5:30, 6, 6:30 बजे तक खा लीजिए। जिन घरों के चौके जल्दी उठते हैं उन घरों में बीमारियां कम होती हैं। सुबह उजाले के बाद में अगर आपकी नींद खुले, आपने पर्दा हटाया खिड़की का और बाहर उजाला दिख गया, तो सोच लेना T20 के 5 ओवर तो हो गए। अब 15 ओवर में रन बनाने आप, कितना नुकसान हो गया। तो अपने मोबाइल और टीवी से हमको रात को 9, 9:30 बजे के बाद दूरी बना के रखना है। घर के अंदर एक माहौल बना लें कि हम सभी 9:30, 10 बजे मोबाइल एक दूसरे को दे देंगे और टीवी के स्क्रीन पे नहीं रहेंगे, ताकि नींद अच्छी आए। आधा घंटा निकाल के हम भजन करें, घर में एक साथ एक सर्कल बना लीजिए, एक दूसरे की तारीफ करें। मम्मी मैं आपके बारे में 3 अच्छी बात कहना चाहता हूँ, भाई साहब मैं आपके बारे में 3 अच्छी बात कहना चाहता हूँ, बिटिया मैं आपके बारे में, हर व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति के बारे में 3 अच्छी बातें कहें। दोस्तों कितना अच्छा माहौल हो जाएगा। ये कुछ टिप्स थे, मैं आपको क्या शेयर करना चाहता था जॉयफुली लिविंग का। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भरत रावत। आपने इतनी अच्छी तरह से सब कुछ बताया कि रियली मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता था कि आपको कम से कम, जैसे सौरभ मालवीय जी के लिए मैंने बोला कि कम से कम 45 मिनट आपको मिलने चाहिए थे, तो जाके हम सपनों का मन भरता। पर जिस तरह का आप यह कॉन्सेप्ट तैयार किया है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बताया बहुत अच्छी बात हमें बताई। एक तो मेड जो आपने बताया, रियली दिस इज अ टचिंग। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपकी बातों का पालन करें। और अब मैं बुलाना चाहता हूं लायंस क्लब की सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट लायन डॉक्टर साधना सोडानी को, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को कंसीव किया और पूरा इसका खाका तैयार किया और बहुत अच्छी बात लेके लक्षण और निदान, लक्षण एवं जांच वो लेके आपके सामने आ रही हैं। साधना जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा सबको म्यूट कर दूं वापस, फिर आपसे मैं मुखातिब होता हूं। हाँ साधना जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ साधना जी बोलिए। साधना जी सभी को नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर भरत रावत के बाद बोलना तो ऐसा है जैसे विराट कोहली के बाद में अपने को बैटिंग मिल गई हो। परंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और उसके लिए हमारे लायंस साथी बहुत अच्छा कार्य करते हैं और अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश करते हैं। जब हम पर्यावरण बचाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोरोना से भी बचते हैं, क्योंकि जब पर्यावरण खराब होता है, ज्यादा प्रदूषण होता है, उस समय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, जो कि कोरोना वायरस के भी इन्फेक्शन उसी तरह से होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रावत वगैरह को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो लायन साथी हैं वो बहुत सेवा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो इसके कारण कोई बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़ा। और जो बीमार भी पड़े उन्होंने भी अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लिया, तो एक ये अच्छी बात है। मैं ये बताना, मेनली हम लक्षण के बारे में बात कर रहे थे कि इसके बीमारी के क्या लक्षण है जो आप बहुत ज्यादा जानते हैं, पर आपको खुशी की यह बात है कि 80% जो मरीज होते हैं उनको कोई लक्षण नहीं आते, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, क्योंकि वो यंग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनको कोई दूसरी बीमारी नहीं होती, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है। यदि ये बीमारी नहीं है, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, हम अच्छे से प्रसन्न पूर्वक रहते हैं, और तो हम उस बीमारी के लक्षण भी नहीं पा पाते। पर जब हम लक्षण नहीं मिलते हमको, तो हम दूसरे के लिए भी इन्फेक्शस होते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि कोई, यदि हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं किसी पॉजिटिव मरीज के, वो भी 30 मिनट से ज्यादा समय में, यदि हम एक मरीज के 30 मिनट से ज्यादा समय में बिना मास्क लगाए कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारे को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन है, मतलब आपको कांटेक्ट होने के कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन में सिम्टम्स आने लगते हैं, और एवरेज टाइम है 4 to 5 डेज, तो 4 या 5 दिन में सिम्टम्स आते हैं। कभी कभी लोग इतने डर जाते हैं कि जैसे किसी के कांटेक्ट में आए और वो पॉजिटिव निकला और 5 मिनट भी उससे बात नहीं की थी और एकदम उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है कि अब मुझे क्या होगा, अब मुझे क्या होगा। आपको कुछ नहीं होगा,
क्योंकि आपने मास्क लगाया था, क्योंकि आप हाथ धोते हैं और आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। जो पूरा 3 जो अपने गांधी जी के बंदर वाला कार्यक्रम है वही है। बस ये 3 बातों पर हमेशा ध्यान रखना है। फिर भी यदि सिम्टम्स आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है फीवर। 99% पेशेंट्स को बुखार आता है और बुखार ज्यादा भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है। फिर दूसरा है खांसी। 80% से ज्यादा पेशेंट को खांसी भी आती है। पहले ड्राई रहती है पर बाद में धीरे धीरे जब लंग्स के अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो गीली हो जाती है। तो यदि खांसी के साथ बुखार आ रहा है और 3-4 दिन में नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है तो कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। और धीरे धीरे जब ये लक्षण होते हैं फिर इसको जैसे फटीग होने लगती है, मतलब अच्छा नहीं लगता, वीकनेस लगने लगती है, भूख लगना बंद हो जाती है, तो ये भी वायरल इन्फेक्शन और पर्टिकुलरली कोरोना के लक्षण होते हैं। इसके बाद होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो इसका सीरियस सिम्टम्स है, यानी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, हांफनी आने लगती है, जल्दी जल्दी सांस आने लगती है। तो जनरली ये खांसी और बुखार के 4 से 5 दिन बाद होता है। पर किसी किसी मरीज को जैसी खांसी हुई, थोड़ा सा बुखार आया और वो डॉक्टर को बोलता है मुझे सांस लेने में तकलीफ आ रही है, मुझे सांस लेने में तकलीफ आ रही है, वो कोरोना नहीं होता, वो एंजाइटी होती है। तो आप एंजाइटी ना रखें, कोरोना इतनी जल्दी फैलता नहीं है, वो आपको आगाह करता है। आपको बुखार आ रहा है, आपको खांसी हो रही है, आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। आपके डॉक्टर आपको बराबर बताएंगे। 19 फीवर क्लिनिक अपने इंदौर में चलते हैं, वहां पर भी इसका इलाज अच्छे से होता है। और प्राइवेट डॉक्टर्स भी बताते हैं, हमारे साथ डॉक्टर बियाणी जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि यदि बीमार खांसी है, बुखार है, तो मरीज आएगा तो उसका ट्रीटमेंट होने लगता है। और यदि किसी के कांटेक्ट भी हो गया तो 14 दिन हमें क्वारंटाइन में ही बस रहना है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। तो ये सिम्टम्स है। पर आजकल मैं कुछ फिजिशियन से बात कर रही थी, तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के अलावा कुछ जीआई सिम्टम्स भी होने लगे हैं, जैसे नौशिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, ये वाले भी सिम्टम्स आने लगे हैं। पर अभी उस पर वर्क चल रहा है। पर मेनली ये वायरस जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, तो रेस्पिरेटरी ही प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें खांसी है, सर्दी है, गले में दर्द है, चेस्ट में पेन है और बुखार है। ये जब होता है तो आप लोग अलर्ट रहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क स्थापित करिए। ये तो हो गई सिम्टम्स की बात। उसके बाद होता है जांचें क्या करवानी है। इसकी जांचें 2 प्रकार से होती है। एक तो वायरल इन्फेक्शन अभी है कि नहीं, उसके लिए जांच, और दूसरा वायरस इन्फेक्शन पुराना हुआ था कि नहीं हुआ था, उसकी तरह से जांच। तो वायरस इन्फेक्शन अभी है कि नहीं, इसके लिए हम एक जांच करते हैं जिसको कहते हैं रियल टाइम आरटी-पीसीआर। रियल टाइम आरटी-पीसीआर जो करा जाता है, जो वायरस के लोड को देखने के लिए किया जाता है, यह जांच गवर्नमेंट अस्पताल और एनएबीएल एक्रीडिटेड लैब में होती है, जिसमें नेजोफेरेंजियल स्वाब लिया जाता है। तो मरीज का नेजोफेरेंजियल स्वाब लिया जाता है और इस जांच को लैब में भेजा जाता है और 8-10 घंटे या करीब 12 घंटे के बाद इसकी रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ सकती है, रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकती है। पर रिपोर्ट आने से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट कई बार नेगेटिव आ जाती है तो आप बेफिक्र नहीं हो सकते। नेगेटिव आने का अर्थ है कि जिस समय आपका स्वाब लिया था उस समय आपको इन्फेक्शन नहीं था, पर आगे भी हो सकता है और आगे दिन में भी आ सकता है। पॉजिटिव भी आ गए तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वारंटाइन करेंगे, आपका ट्रीटमेंट देंगे और आपको किसी से कांटेक्ट होने को मना करेंगे, उसकी भी ज्यादा चिंता नहीं है। तो ये तरह का एक टेस्ट होता है। दूसरा, आजकल एक्सरे चेस्ट और सीटी चेस्ट भी करवाया जाता है, जो कि क्योंकि लंग में इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो सीटी चेस्ट में आ जाता है। तो सीटी चेस्ट में यदि कोई फाइंडिंग्स आती हैं तो हमें प्रिज्यूम्पशन हो जाता है कि कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि सभी लोगों की लैब जांच नहीं हो सकती, कॉस्टली जांच है, टाइम लगता है, लैब इतनी इक्विप्ड नहीं है और इंडिकेटेड भी नहीं है। तो आईसीएमआर भी नहीं कहता कि प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जाए, तो फिर सीटी चेस्ट वगैरह किया जाता है। पुराना वायरस इन्फेक्शन है कि नहीं, इसके लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं, जो कि अभी आने वाला है, और उससे यह मालूम पड़ेगा कि हमारे कम्युनिटी में कितने लोगों को यह वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है।
यदि हमारे पास एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं जो कि IgG एंटीबॉडीज होते हैं, तो यदि एंटीबॉडीज 60 to 70% से ज्यादा पॉपुलेशन को हो गए हैं, मतलब हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो गई है और हम वायरस से अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और हमारी चिंता खत्म है। तो इसका भी सर्विलेंस शुरू हो गया, इंदौर में भी शुरू हो गया है और अब धीरे धीरे हमें उसके रिजल्ट मालूम पड़ेंगे। तो इस तरह की बातें हैं जो सिम्टम्स और जांचों के बारे में मुझे बताना था, जो मैंने आपको बताया। इस तरह आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हुई, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। आपने इस हमारे जो डॉक्टर्स आए हैं वो बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट करके हमारे पास आए हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय लायनवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लायन डॉक्टर साधना सोडानी। कितना अच्छा आपने सब एक्सप्लेनेशन दिया, यहाँ पर एक्सप्लेन किया। और मैं फिर वही बात बोलूंगा कि आज का समय हम सबके लिए कम पड़ रहा है, पर ठीक है, जैसा आपने कंसीव किया, जैसा आपने कॉन्सेप्ट बनाया, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। पर आपकी एक एक चीज को हम सबने बहुत अच्छी तरह से सुना और मुझे चैट बॉक्स में सभी का ये बार बार पढ़ने में आ रहा है कि समय ज्यादा मिलना चाहिए, बहुत लोग जुड़ने चाहिए, हम ये सब करेंगे आने वाले समय में। और अब मैं बुलाऊंगा IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर सतीश जोशी जी को। मैं स्वतः शायद उनसे उतना परिचित नहीं हूं, मैं ऑलरेडी भरत रावत जी को बहुत अच्छे से जानता हूं, सौरभ मालवीय जी हमारे अपने क्लब के सदस्य हैं और साधना जी तो खैर हमारी अब सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो गई हैं, हमारी बहन है। और सतीश जोशी जी को आज सुनने का मुझे मौका मिलेगा, मेरे ख्याल से मेरे कई मित्र उनको आज यहाँ सुनेंगे। सतीश जोशी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप IMA के प्रेसिडेंट हैं और आपका टॉपिक है इफ पॉजिटिव देन व्हाट। सबसे खतरनाक टॉपिक, यदि आप पॉजिटिव हैं तो क्या करा जाए। सतीश जोशी जी, आप कहां पर हैं? मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूं। जी हाँ, सर बोलिए, बोलिए सर। नमस्कार सभी लायन मेंबर और मेरे सहयोगी डॉक्टर सौरभ मालवी, डॉक्टर भरत और हमारी सेक्रेटरी महोदया डॉक्टर साधना सोडानी। इतने अच्छे स्पीचेस इतना अच्छे तरीके से सौरभ जी ने और साधना जी ने और डॉक्टर भरत ने बताया। अब मैं मतलब आई एम थैंकफुल टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ IMA की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ कि अपना इतना कीमती समय उन्होंने एक अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन के लिए काफी लोगों के बीच आने के लिए अपने आप को प्रेषित किया, उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ। अब मेरे बिंदु पे आता हूँ मैं कि डायग्नोसिस, जैसा कि मैडम ने बताया डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं। अब दो चीज होती है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितना जल्दी आप डॉक्टर के संपर्क में जाएंगे, अगर कुछ आपको तकलीफ होती है या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो आपके संपर्क में आने के पश्चात पॉजिटिव हो गया, अब आपको डर लगता है कि अब आपके साथ क्या होगा, तो आपको सबसे पहले अपने आप को क्वारंटाइन करना चाहिए। 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रहता है, उस समय तक आप अपने आप को, अगर कोई सिम्टम नहीं आता है तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और आइसोलेशन, दो चीज होती है, एक आइसोलेशन होता है, क्वारंटाइन होता है। आइसोलेशन मतलब जो पेशेंट ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया है, जिसमें सिम्टम है, उसको आइसोलेट किया जाता है, इसलिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जिसके लिए रेड कैटेगरी के हॉस्पिटल इंदौर में बनाए हैं। जो डाउटफुल पेशेंट्स हैं, जिनको अभी संभावित किसी से संपर्क हुआ है और अभी उसके बारे में उनको मालूम नहीं है कि वेदर दे आर पॉजिटिव और नॉट, तो उनको येलो हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और इसीलिए अभी विगत कुछ दिनों पहले ही सारे प्राइवेट क्लिनिक शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो उसका ये फायदा होगा कि ज्यादातर लोग अपने स्वयं के डॉक्टर को ही अपनी शिकायत बताना चाहेंगे, अदरवाइज को कुछ समय तक शिकायत को छिपाते हैं, डरते हैं कि हॉस्पिटल चला जाऊंगा तो मुझे कोई इन्फेक्शन न लग जाए। तो आप जिस भी तरीके से सूचना देना चाहें, अपने फैमिली डॉक्टर को बताना चाहें, अपने हॉस्पिटल जिससे आपका संपर्क हो उनको बताना चाहें, जल्दी से जितनी जल्दी सूचना देंगे उतना जल्दी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। जितनी लेट आप अपने आप को प्रेषित करेंगे, जितने लेट होंगे हॉस्पिटल जाने में या डॉक्टर के संपर्क में पहुंचने में, उतना आपको बीमारी का ज्यादा असर होगा और तकलीफ ज्यादा हो सकती है। तो एक तो पहले पॉजिटिव आने के बाद आपको
आइसोलेशन में जाना है, मतलब हॉस्पिटल जाना है, दो चीज हो सकती है। एक पॉजिटिव आदमी है जिसको सिम्टम नहीं है, मतलब खांसी नहीं है, सर्दी नहीं है, बुखार नहीं है, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, तो उस व्यक्ति को घर पे भी क्वारंटाइन हो सकते हैं वो, और हॉस्पिटल में जाके भी अपने आप को आइसोलेशन में रख सकते हैं। लेकिन जिसको सिम्टम आ गए हैं कुछ भी, उसको तुरंत पॉजिटिव है और सिम्टम आ गए हैं खांसी सर्दी बुखार में से कुछ भी, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। किसी भी तरह की देरी आपके शरीर के लिए बहुत घातक हो सकती है, इसलिए अर्ली डिटेक्शन, अर्ली रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी आप अपने आप को रिपोर्ट करोगे उतना अपन अपने आप को बचा सकेंगे, आप अपने आप को बचा सकोगे। इसमें आपको, आपकी कई लोगों की बड़ी बड़ी फर्म्स होंगी, कंपनीज होंगी, शॉप्स होंगी, सभी को मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनका सबका ध्यान रखें, सबके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो उन्हें प्रदान करें। मास्क है, हैंड वॉश के लिए लिक्विड सोप रखें, हैंड हाइजीन के लिए, हैंड रब के लिए सैनिटाइजर रखें, अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइजर रखें, और उनको सिखाएं किस तरह से, जैसा कि डॉक्टर सौरभ ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो स्टेप्स होती हैं, सारी 7 स्टेप्स। आपकी आवाज आनी बंद, जो कि बहुत अच्छी चीज है। जी। और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी आपका इलाज शुरू होगा और आप सारी चीजों से बचे रहेंगे, बीमारी को प्रोग्रेस करने से बचे रहेंगे। अब बीमारी में जैसे एंटीवायरल देते हैं, वो सारी चीजें तो करते हैं। अभी रिसेंटली आईसीएमआर ने कुछ देश भर के 50 इंस्टीट्यूट्स को रजिस्टर किया है इस प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल में। इसको अभी ट्रायल है, क्योंकि जब तक ट्रायल है जब तक इसको थेरेपी नहीं, इसको इससे प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल। और हर संस्था को अपने अपने पेशेंट्स को के ऊपर ट्रायल करने का उन्होंने निर्देश दिया है। तो प्लाज्मा थेरेपी का बेसिक ये है कि जो व्यक्ति ठीक हो चुका है, इस बीमारी से ठीक हो चुका है, नॉर्मल व्यक्ति का प्लाज्मा का उसमें कोई रोल नहीं है, जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हुआ और ठीक हो गया है, उसके लास्ट सिम्टम से 14वें दिन 14 डेज बाद वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। और ये जिस लोगों को लगता होगा कि ब्लड डोनेट करना है तो पूरा ब्लड डोनेट करना, ऐसा नहीं है। अभी एफरेसिस की जो मशीन है जिनको अलाउ किया है, इस एफरेसिस की मशीन में सिर्फ प्लाज्मा ही सेपरेट किया जाता है, बाकी सारा ब्लड बॉडी के अंदर वापस ट्रांसफ्यूज हो जाता है। तो आपको ये डर ना लगे कि पूरा ब्लड मेरा लिया जा रहा है। डोनर्स काफी सारे आगे आ रहे हैं, अरविंदो में भी आ रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं में आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में एमजीएम में भी आ रहे हैं, और लोगों में उत्साह है इस बारे में कि हम थेरेपी देंगे तो हमारे से किसी की जान बच सकती है। तो वो जो प्लाज्मा, उसको हम कन्वेलेसेंट प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें आईजीजी और आईजीएम दो तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। आईजीएम एंटीबॉडी ये बताती है कि अभी उसको रिसेंट इन्फेक्शन है, और आईजीजी ये बताती है कि उसको इन्फेक्शन हो चुका है। और ये एंटीबॉडी जब उस प्लाज्मा के थ्रू उस बीमार व्यक्ति के शरीर में जाएगी तो उसकी रिकवरी के चांस ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, और कई देख रहे हैं कि रिकवरी भी काफी अच्छी हो रही है। अभी भी स्टिल अंडर ट्रायल है, जैसे ये थेरेपी में कन्वर्ट होगा तो उसका काफी फायदा होगा। और इसके लिए अभी जैसे मैडम बता रहे थे कि 2 तरह के टेस्ट करते हैं नॉर्मल पेशेंट्स में, आरटीपीसीआर और आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी। आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी की जो किट्स होती हैं वो अभी बाजार में अवेलेबल होना है, अंडर सर्विलेंस है आईसीएमआर के पास में, काफी कंपनीज ने अप्लाई। जैसे ही वो बाजार में आ जाएगी तो मार्केट में आने के बाद सभी लोगों का टेस्ट किया जाएगा उसका, और सभी लोग करवाएं उस टेस्ट को, जिससे मालूम पड़े कि अपनी बॉडी में कोरोना के आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी का स्तर क्या है, लेवल क्या है, कितना है कि नहीं है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं जो ट्रीटमेंट में फायदेमंद होगी। और आईएमए का रोल ये है कि आईएमए के सारे मेंबर्स, अभी जैसे जिस तरह से कोरोना बीच में काफी तेजी से फैल रहा था 15 अप्रैल से लेके 15 मई 20 मई के बीच में, उस दौरान आईएमए के सारे अच्छे डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स ने अलग अलग अस्पतालों में अपना समय देकर, ऐसे काल में जब कोरोना से लोग डर रहे थे, उस समय अपनी पीपी किट पहनकर जिस भी तरह से प्रोटोकॉल के तहत सेवा करी काफी मरीजों की। और इस स्थिति पे अपन आए हैं जो आज है, काफी अच्छी स्थिति की अपन लॉकडाउन खोल सके हैं। तो ये स्थिति अगर आईएमए के डॉक्टर्स उसके लिए तैयार हैं, कभी ऐसा कुछ होता है कि अगर डाटा आता है कि कुछ बढ़े केसेस, तो फिर एक बार आईएमए के डॉक्टर्स सभी एक्टिव हैं इस बारे में और सभी सेवा देने के लिए तत्पर हैं। लेकिन मेरा लोगों से निवेदन है कि जैसा सौरभ जी ने और भरत जी ने बताया कि अपने आप को पहले तो हैंड वॉश, हैंड हाइजीन, सारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के रखें। भरत जी के हिसाब से अपने आप को खुश रखें,
और परिवार को खुश रखें और उनको कुछ अच्छी अच्छी बातें करें। जल्दी से 9 साढ़े 9 बजे अपना मोबाइल बंद करें। और एक अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने अपने मोबाइल में काफी समय तक व्यस्त रहते हैं, जिससे आप आपस में बात भी नहीं कर पाते हो। ये उचित समय अपने परिवार के साथ समय बिताने का, और उनको उचित मार्गदर्शन दीजिए। छोटे बच्चों को किस तरह से हाइजीन करना, हैंड हाइजीन करना है। और जितना जल्दी, सबसे की वर्ड ये है कि जितना जल्दी आप रिपोर्टिंग करेंगे, फर्स्ट सिम्टम आने के, जैसे ही फीवर आया, कुछ आया, आप तुरंत रिपोर्टिंग करेंगे तो जल्दी डायग्नोसिस होगा और आपकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी, आपकी, आपके स्टाफ की, जिस किसी को इस तरह की तकलीफ होती है। इसी के साथ में लायंस के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। मैडम, आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम, उसमें सभी लायंस के गवर्नर साहब सभी लोग हैं, और आपने जो एंकरिंग किया बहुत अच्छे से, आपका कमांड बहुत अच्छा लैंग्वेज के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश जोशी जी। आपने बहुत अच्छी तरह से हर चीज को बहुत अच्छी तरह से हमें बताया, और मैं पहले ही सैल्यूट कर चुका हूं कि आप लोगों ने जो समाज के लिए किया है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हम सबको आपका एहसान मानना चाहिए हमेशा। आप सब एक चलते फिरते भगवान है, मैं हमेशा कहता हूं आप सब एक चलते फिरते भगवान है जो कि मानवता की सेवा के लिए हमेशा खड़े हैं। मैं सभी डॉक्टर्स की बात सुन रहा था और मुझे अपने आप पे एक बड़ा गर्व ये महसूस हो रहा है कि मैं पिछले 5 वर्षों से जहां भी बोलता हूं, किसी भी मंच में बोलता हूं, तो मैं अपनी बात को हाथ धोने की टेक्निक बताकर ही खत्म करता हूं। मैंने अपने हर मंच से ये कहा है, शुरू से 5-6 साल से मैं बोलता आ रहा हूं, मेरा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना। तो मेरा ये लक्ष्य है कि मैं हाथ धोने की टेक्निक को बताऊं और हाथ धोने के लिए एक जनमानस को प्रेरित करूं। मैं हमेशा ऐसे बोलता हूं। आज टेक्निकली डॉक्टर सौरभ मालवीय ने बताया, थ्योरेटिकली आपने बताया, डॉक्टर भरत रावत ने बताया, साधना जी ने बताया, पर मैं जो शुरू से करता आ रहा हूं, मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं। आप मुझे अप्रूव कर सकते हैं बाद में, क्योंकि मैं, कोरोना तो अभी आया, पर मैं 5 वर्षों से बोलता हुआ आ रहा हूं कि हमको हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग कितनी गंदगी में रहते हैं। हम हाथ नहीं धोते हैं, खाना खाने के पहले हाथ नहीं धोते हैं, नोटों को मुंह में, जीभ में लगा लगा के नोटों को अपन उसको पलटाते हैं। दिस इज वेरी बैड। तो मैं हमेशा से डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं कि हाथ धोने के लिए एक बहुत प्यारी एक जो हम पोएम बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू वाली, हम वो पोएम बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना बोलने में कम से कम 20 सेकंड लगता है, मन को अच्छा लगता है। हैप्पी बर्थडे हम क्यों बोल रहे हैं? हम अपने आप को हमारा हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा अच्छा हाथ धोने से हमारी जिंदगी बढ़ेगी, हमारे बर्थडे बढ़ेंगे। हम अपने आप को बोल के एक सांत्वना अपने आप को दे रहे हैं। तो ये मैं टेक्निक आज 5-6 साल से करता आ रहा हूँ, सबको बोलता आ रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भारत सरकार ये बोल रही है, डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं, और मुझे तो किसी डॉक्टर ने, किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये भी बोला है कि यदि आप सैनिटाइजर का उपयोग कम करें और हाथ अधिक धोएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हाथ धोना का कोई भी तोड़ नहीं है, हाथ धोने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये थी मेरी बात, आपके साथ साथ मैंने भी थोड़ा सा लिबर्टी लेके ये बात बोली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन आंसर, सिर्फ 5 क्वेश्चन आंसर हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं सभी को यहाँ पर अनम्यूट करने के लिए यहाँ से कमांड दूंगा। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके सिर्फ 5 प्रश्न चैट बॉक्स में लिखें या बोल सकते हैं, नहीं आप चैट बॉक्स में लिखें, और चैट बॉक्स से लिख के मैं उस डॉक्टर साहब को बताऊंगा और वो आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे। सिर्फ 5 प्रश्न हम लेंगे, और आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें कृपया आप पूछें। मैं डॉक्टर से निवेदन करूंगा कि वो आपके क्वेश्चंस के आंसर दें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कृपया मुझसे आप यहां पर पूछ सकते हैं। देखिए मेरे सामने बहुत अच्छी तरह से सभी डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छी तरह से बात आ रही है। सभी लिख रहे हैं कि सरल शब्दों में बेहतरी और ज्ञानवर्धक जानकारी दी। डॉक्टर साधना सोडानी जी ने लिखा है, भरत रावत जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक्सीलेंट टॉक बाय डॉक्टर सौरभ मालवीय एंड डॉक्टर भरत रावत, बहुत अच्छी बात
बोल रहे हैं। यदि और कोई कुछ, सर सिर्फ गले में दर्द है, चंद्र कुमार चौहान पूछ रहे हैं, सर सिर्फ यदि गले में दर्द है तो क्या किया जाए? मैं डॉक्टर भरत रावत को अनम्यूट कर रहा हूँ, या डॉक्टर भरत रावत अपने आप को अनम्यूट करें और इस चीज का। देखिए नमस्कार, ऐसा है, मुझे ऐसा, बोलिए सर। सर अनम्यूट कर, हाँ बोलिए सर, बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 महीनों में शायद ही कोई ऐसा घर रहा होगा जहाँ पे किसी व्यक्ति को ये ना लगा हो कि अरे मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। जी हाँ, दोस्तों ऐसा कौन सा घर होगा? सभी को थोड़ी बहुत, किसी को छींक आ गई, किसी को जुकाम हो गया, किसी को खांसी हो गई। आपके घर में अभी कोई, अगर आपका भाई आपकी बीवी खांस दे या कुछ छींक आ जाए तो सब उसको ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो और ऐसा हो भी सकता है कि हम में से कई लोगों को कोरोना आया हो और छू के चला गया हो, और शायद हमें पता भी ना पड़े। तो बहरहाल इतना तो डरने की बात नहीं है। लेकिन जैसे डॉक्टर सतीश ने इतनी अच्छे से बताया कि सब, और डॉक्टर साधना ने भी बताया इसके लक्षण, तो बुखार जो है ना दोस्तों, बुखार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो मैं अपने सभी मरीजों को कहता हूँ कि गला दुख रहा है, छींक आ गई है, ये बहुत सारे नॉर्मल लोगों को भी हो सकता है। लेकिन 2 चीजों का ध्यान रखें। एक तो ये कि अगर आपको खांसी आ रही है या बुखार है तो आपको आइसोलेट तो डेफिनेटली हो जाना, ताकि आप बुजुर्गों से, घर के और दूसरों लोगों से आप थोड़ा सा दूर हो जाएं, मास्क पहनना शुरू कर दें घर पे भी। पर अगर आपको बुखार नहीं है और खांसी नहीं है तो फिर आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बार बार ये 2 लक्षणों पर जोर देता हूँ, खांसी और बुखार। और जरूर आप डाउट में मत रहें, अगर आपको डाउट है तो टेम्परेचर चेक कर लीजिए। अगर आपका टेम्परेचर 99 से ज्यादा है तो अब आपको अपने किसी डॉक्टर को, फैमिली फिजिशियन को फोन करके बताना चाहिए। नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया। मैं अब किसी और डॉक्टर से भी बोलूंगा। एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने कि क्या ज्यादा सैनिटाइज, हाथ को ज्यादा सैनिटाइज करने से चमड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आंसर देता हूँ इसका। देखिए, जिसको एलर्जी होती है उसको बहुत नुकसान हो सकता है। जिसको सैनिटाइज करने के बाद बार बार रैशेस आ रहे हैं या खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर किसी को नुकसान नहीं है तो सैनिटाइज करने में कोई नुकसान ज्यादा लंबे समय तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे डॉक्टर तो यूज करते ही हैं। मैं तो 15 साल से खुद सैनिटाइज कर रहा हूँ। हर पेशेंट के बाद में एक हाथ सैनिटाइज करना ही होता है हमको, कहीं भी टच करते हो। जो रूल आप बताए हैंड वॉश के हैं तो हम हॉस्पिटल में फॉलो कर ही रहे हैं, सारे डॉक्टर्स करते हैं, तो ऐसा नुकसान नहीं है। इट इज रिलेटिवली वेरी सेफ। बट यस, आई अग्री विथ यू, मैं आपसे अग्री करता हूँ। हैंड वॉश की जहाँ फैसिलिटी हो, हैंड वॉश जरूर करें पहले, सैनिटाइज बाद में रखें, सेकंड ऑप्शन पे रखें। हाँ, जिसको एलर्जी है वो उससे दूर रहे, फिर वो हैंड वॉश की यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग अब जब भी संभव हो अपने घरों के बाहर और दुकानों के बाहर अब एक वो लगा लीजिए, एक टैप, भले टेम्पररी हो या परमानेंट लगा लीजिए। अब नहीं, जब भी मौका लगे उसको लगा लीजिए, एक साबुन रखिए और लोगों से कहें कि इसमें आप हाथ धोइए और फिर हमारे सामान को हाथ धोइए। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन अभी हमारे सामने यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसके पहले कि आभार प्रदर्शन हो, मैं डॉक्टर जवाहर बिहानी को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर जवाहर बिहानी हम सबके गुरु हैं और हम सबको अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। फाइनल कमेंट्स के लिए, आज इतना अच्छा कार्यक्रम जो यहाँ पर हुआ है उसके लिए डॉक्टर जवाहर बिहानी के आशीर्वचन हमें चाहिए। डॉक्टर जवाहर बिहानी अपने को अनम्यूट करें और प्लीज हमसे मुखातिब। धन्यवाद मुनिंदर। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा सौरभ को कि एक लायन होने के नाते उन्होंने आज यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा बोले। भरत, आपकी चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो न केवल दिल फेंक मुस्कुराहट है, लेकिन दिल को जीतने वाली भी मुस्कुराहट है। साधना जी ने अपनी बात बहुत शानदार तरीके से कही और इन सब के ऊपर मेरे बचपन के मित्र सतीश जोशी IMA प्रेसिडेंट के रूप में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सतीश, आप तीनों को, चारों का बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कम शब्दावली में ज्यादा चीजें समझाने का प्रयास किया है।
यह बात ठीक है कि समय कम होगा या कम पड़ा, बाकी सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अपनी बात को आप अपना सब लोगों तक पहुंचाने में आप लोग सफल रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनिंदर अगर चाहें तो मैं क्लिनिक पे किस प्रकार से देख रहा हूं मरीज, इसका कुछ स्क्रीन शेयर करूं? भरत आप भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको मैं ओटी ड्रेस में देख रहा हूं, मैंने सौरभ को भी ओटी ड्रेस में देखा है अभी, और कुछ इसी प्रकार की हरकतें मैं भी अपने यहाँ पर करता हूं, तो मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बताएं सर, बताएं। सर स्क्रीन शेयर का मेरे को ऑप्शन दें आप। हाँ सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ सर, प्लीज करिए सर। Bharat, you can see this is a respirator mask. I'm using this mask along with the face shield. Wonderful. Wow. And using a disposable gown. And you can see below the OT dress. By wearing gloves, I can touch the patient. और उसके बाद में ग्लोव्स बदल देता हूँ। हर मरीज को अगर मैंने ग्लोव्स पहन के टच किया है तो ग्लोव्स चेंज करता हूँ मैं। और अगर थ्रोट और नोज के पेशेंट को देखा है विदाउट इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं, केवल दूर से ही देखते हैं, मे बी अराउंड 1 मीटर और लिटिल मोर देन 1 मीटर डिस्टेंस, तो ऐसे दूर से ही बात करके और उनको समझा देता हूँ और प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। इस प्रकार से मैं अपने क्लिनिक पे ये कार्य करता हूँ। तो ये चीज जो है पिछले 1 हफ्ते से जब से चालू हुआ है तब से मैंने ये करना प्रारंभ किया है। बहुत अच्छा सर, ये डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। हमें लगता है कि ये टिप्स जो हैं वो किसी और फोरम में डॉक्टर सतीश और डॉक्टर साधना मैडम डॉक्टर्स के लिए कुछ एक अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं अंदर केबिन में पेशेंट को नहीं ले जाता हूं, क्योंकि एरिएशन प्रॉपर चाहिए, तो बाहर जो वेटिंग एरिया है उसी में मैं पेशेंट को देखता हूं, ताकि फ्री एयर ट्रांसपोर्टेशन रहे, तो कोई दिक्कत किसी को भी न हो। ये बेसिक प्रिकॉशन मैंने ली हुई है। वेरी गुड। मेरा ख्याल है भरत और सौरभ आप लोग इस बात को शायद एग्री करें, और कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू। और आप सभी चारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में पधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर? यस प्लीज। अच्छा, चैट बॉक्स में एक से एक कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, एक से एक कमेंट्स आ रहे हैं। मैं सबको सैल्यूट करता हूं, आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूं, आपके एजुकेशन को सैल्यूट करता हूं, और कोशिश करेंगे हम सब लायंस कि हम आपके द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलें। और अब अंत में आभार प्रदर्शन के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लायन प्रदीप काबरा को आमंत्रित करता हूं। यदि वो यहाँ पर हो तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करके आभार प्रदर्शन करें। शायद नहीं है। हाँ, तो मैं डॉक्टर सोडानी को, राजेंद्र सोडानी जी आप हमारे बीच में हैं, मैं डॉक्टर राजेंद्र सोडानी से अनुरोध करूंगा कि वे आभार प्रदर्शन करें। डॉक्टर राजेंद्र सोडानी कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और आभार प्रदर्शन करें सर। डॉक्टर राजेंद्र सोडानी। बोला मेरे को नहीं दे रहा। डॉक्टर राजेंद्र सोडानी आप अनम्यूट करिए। हाँ, आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया, बोलिए सर, आभार प्रदर्शन करें दें। आपकी आवाज कट रही है सर। डॉक्टर साधना सोडानी आप कर दें मेहरबानी से। लायन परविंदर भाटिया जी हमारे बीच में, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सर को बुलाइए। अच्छा, डॉक्टर लायन परविंदर जी आप
आप मुझे देख नहीं रहे हैं, कहां पर हैं? लायन परविंदर जी, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आप आभार प्रदर्शन कर दें प्लीज। नमस्कार। नमस्कार। आज के इस शानदार, जानदार और उपयोगी सेमिनार के लिए हमारे बीच में पधारे डॉक्टर, हमारे अपने डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर भरत रावत, जिनको देखकर ही अच्छों की तबीयत ठीक हो जाती है, ऐसे डॉक्टर भरत रावत, डॉक्टर सतीश जोशी, हमारी अभी नवनिर्वाचित द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साधना जी, सभी का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर जवाहर बियाणी जो कि हमारे परिवार से ही हैं, उन्होंने उसे पूरा समायोजित किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय का, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सभी सदस्यों तक पहुंचाने के लिए जो सहमति दी। और निश्चित तौर पर इसी माध्यम से हम और आगे इसे मल्टीपल लेवल पर, क्योंकि हमारा मल्टीपल जो है एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 3 स्टेटों का है, तो मैं समझता हूँ कि सभी के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित करके और शीघ्र हम लोग वापस ऐसे ही इकट्ठे हों, यही मेरी भावनाएं हैं। और सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय लायनवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लायन परविंदर जी। और अब हम आप सबसे विदा लेते हैं। इतनी अच्छी वेबिनार के लिए डॉक्टर्स ने अपना टाइम स्पेयर किया, इसके लिए आप सबका पुनः एक बार आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।